हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट जो हम लोग डेली सुबह 10 बजे इस चैनल के माध्यम से करते हैं साइंस को, उसी क्रम में आज हम लोगों का साइंस का इस सेट नंबर 25 है। इस सेट को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर अपलोड कर दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप या तो टेलीग्राम पर सर्च करें नॉलेज वर्ल्ड PDF, या तो उससे भी आसान काम है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर उसका लिंक दिया हुआ, आप लिंक पर जो क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे चैनल के आप सीधे जो है आप टेलीग्राम चैनल पर चल जाइएगा, ठीक। और पिछला वीडियो जितना भी है सारा को जो है सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है, आप सारा वीडियो को देखिए, ठीक। देखिए इसमें जो है आपको साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया गया है, जो कि देखिए डेली हम लाते ही हैं, जो कि आपको बार बार सभी एग्जाम में पूछा, कोई न कोई एग्जाम में ये पूछा ही है, ठीक नहीं। सारा प्रश्न इधर उधर का प्रश्न हम कभी नहीं लाते हैं, ठीक। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहला प्रश्न क्या करता है, ठीक नहीं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है, ठीक। देखिए HIV क्या है। HIV जो है जब इसका इलाज नहीं होगा तो क्या होगा, तो एड्स हो सकता है। क्या, तो एड्स नाम का बीमारी हो सकता है, ठीक ना। ये एड्स क्या होता है, यानी कि AIDS ये हो गया आपको एड्स। देखिए एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखिए एड्स किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसको हम पता कैसे लगाएंगे कि इसको एड्स हो गया है। देखिए उसके लिए टेस्ट होता है। देखिए सबसे प्रचलित टेस्ट है, उसका नाम है एलिजा टेस्ट। इसी को ही कहा जाता है आपको रेजिड टेस्ट, ठीक ना। रेजिड टेस्ट इसी को कहते हैं। और देखिए बहुत सारा टेस्ट है। देखिए एलिजा टेस्ट तो प्रचलित है ही, उसके बाद देखिए और टेस्ट है, उसको भी जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए हर हाल में। तो देखिए और दूसरा है आपको CD4 सेल्स काउंट, उसके बाद है आपको एब्सोल्यूट काउंट और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ये भी आप सुने होंगे, रीपा जांच और करपास जांच। ये जितना भी टेस्ट अभी हम बोले सारा आपको HIV का ही टेस्ट है, ठीक। आप ये एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट ये दो नाम ज़्यादा आप सुने होंगे, लेकिन और सबका नहीं सुने होंगे, तो आप इसको जो है ध्यान में रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि LPG का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी LPG। देखिए L से क्या हो जाएगा, तो लिक्विफाइड हो जाएगा, P से पेट्रोलियम और G से गैस, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। देखिए LPG जो होता है इसका अपना स्वयं का कोई गंध नहीं होता है, ना ही इसका कोई स्वाद होता है। जब इसका कोई गंध नहीं होता है, जब ये लीकेज होगा तो कैसे पता चलेगा, मतलब अगर लीकेज हो जाएगा तो उसको पता कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए जो है उसमें आपको इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है, ठीक। इथाइल मर्केप्टन के गंध के कारण ही जो है LPG में गंध आता है, ठीक। तो यही हुआ, ठीक ना। और देखिए एक और आप जान लीजिए प्रोड्यूसर गैस बारे में। देखिए प्रोड्यूसर गैस जो होता है ये किसका मिश्रण होता है, ये देखिए आपको बार बार जो है आपको एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में खास करके ये पूछता है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। और जल गैस जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, ठीक। देखिए प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये एक प्रकार का दूरी का इकाई है, ठीक नहीं। क्या है, तो दूरी का इकाई है। देखिए दो तारों के बीच यानी कि ब्रह्मांडीय दूरी को मापने के लिए जो है ना आपको, यानी कि खगोलीय दूरी जितना भी होगा उसको मापने के लिए आपको प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है, तो देखिए आपको एक लाइट ईयर जो होता है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है ये आपको 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है, ठीक। इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलियम एक डैश है। देखिए पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम एक प्रकार का ये कवक है, ठीक ना। और ये क्या है, तो ये पेनिसिलियम जो है ये पहला ज्ञात एंटीबायोटिक है। मतलब सबसे पहला ज्ञात किया गया एंटीबायोटिक कौन सा है, तो ये आपको पेनिसिलियम ही है, ठीक है। अब देखिए पेनिसिलियम जो है इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये किए थे आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किए थे, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम में क्या है, तो एक प्रकार का ये कवक है, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। तो इसका
सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार, यानी हे बुखार जो होता है, ये हे फीवर, ये जो है आपको प्रदूषित हवा में किसकी उपस्थिति के कारण होगा? तो इसकी हे फीवर जो होता है ये आपको प्रदूषित हवा में जो है परागकण की उपस्थिति के कारण जो है आपको हे फीवर होता है, ठीक ना। अब देखिए हे फीवर जो है इसको दूसरा नाम और क्या है? तो ये है आपको एलर्जिक राइनाइट्स भी जो है इसको कहा जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? एलर्जिक राइनाइट्स भी कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि इसका हम सबसे पहले उत्तर मार लेते हैं क्या कहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो परागकण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? कि आधुनिक कंप्यूटर जो है अभी वर्तमान में जो आधुनिक कंप्यूटर है इसके जनक को जो है आपको किसको माना जाता है? तो इसे माना जाता है आपको एलन ट्यूरिंग को माना जाता है, ठीक है। देखिए एलन ट्यूरिंग, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए समानता आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर विज्ञान के सीधा सीधे जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपको चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे कंप्यूटर विज्ञान के जनक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? देखिए भारत में जो है आपको सबसे पहली बार जो है परमाणु बम का परीक्षण ये आपको 1974 ईस्वी में किया गया था, ठीक। अब देखिए ये कहाँ पर किया गया था? तो ये आपको जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। देखिए डेट सहित आपको कभी कभी पूछ देता है, तो आपको डेट सहित भी याद रखना है कि कितना, तो 18 मई 1974 ईस्वी को जो है आपको भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। अब देखिए ये जो पहला परीक्षण था परमाणु बम का, इसका कोड क्या था? तो इसका कोड था आपको स्माइलिंग बुद्धा, ठीक। इसका कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था, यानी कि स्माइल जो करता है बुद्ध, वो बुद्ध का प्रतिमा, वही इसका स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था, ठीक। और ये भारत में जो है अगर पूछेगा आपसे कि दूसरा परीक्षण क्या हुआ था, कि दूसरा जो है भारत में परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? तो 11 मई व 13 मई 1998 ईस्वी किया गया। देखिए जो दूसरा परीक्षण हुआ था 1998 ईस्वी में, इसमें जो है टोटल 5 गो बम परीक्षण किया गया, ठीक ना। और जिसमें कि आपको 3 गो बम 11 मई 1998 को किया गया था परीक्षेपण, और 2 गो बम जो है आपको 13 मई 1998 को किया गया था, तो टोटल 5 बम हो गया। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षेपण कब किया गया था? तो ये आपको 1974 में किया गया था, 18 मई 1974 को, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 18 मई इसका आप डेट भी याद रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, देखिए ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है इस सब में से? देखिए ये सब में से आपको संश्लेषण गैस जो है ये आपको ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ठीक। और प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला, ये सब आपको अनवीकरणीय स्रोत है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संश्लेषण गैस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब? देखिए भारत में जो है सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। भारत में जो है 15 अगस्त जो आज़ादी का दिन था, उसी दिन जो है सबसे पहली बार जो है आपको इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। अब देखिए आपको इंटरनेट का जनक किसको माना जाता है? तो ये आपको प्रोफेसर सेजी लिकलाइड को जो है आपको इंटरनेट का जनक माना जाता है, ठीक ना। अब देखिए इंटरनेट का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था? ये आपको अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा 1969 ईस्वी में हुआ था, ठीक। यहाँ हमसे पूछा है कि भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 15 अगस्त 1995 ईस्वी को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इफेड्रा पौधा को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? कौन सा पौधा है? तो इफेड्रा पौधा है, ठीक। देखिए ये जो है आपको इफेड्रा पौधा, इसको जो है आपको वर्गीकृत किया गया है आपको अनावृत बीजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो अनावृत बीजी के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि ईस्ट जो है ये किस विटामिन में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपको विटामिन बी में जो है आपको ईस्ट ये प्रचुर मात्रा में जो है आपको पाया जाता है, विटामिन बी में ईस्ट, ठीक। तो किस ऑप्शन में दिया? तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपको कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको यूनेस्को द्वारा जो है आपको 1985 ईस्वी में काजीरंगा नेशनल पार्क को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर आपको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2015 के जनगणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है कितना गैंडा है टोटल, तो ये 2401 गैंडा है। अब देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इससे होकर के एक एनएच गुजरती है, तो वो कौन सा है, तो NH 37 है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसको 2006 ईस्वी में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। देखिए अंतरिक्ष के लिए जो है सबसे पहला व्यक्ति जो उड़ान भरा था उनका नाम था आपको यूरी गागरिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरी गागरिन। अब देखिए अंतरिक्ष के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। देखिए यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष यात्रा पर जो गए थे तो वो कब गए थे, तो ये 12 अप्रैल 1961 ईस्वी में गए थे। ठीक है, अब देखिए भारतीय कौन थे जो कि प्रथम बार आपको गए थे अंतरिक्ष में, तो ये राकेश शर्मा थे। ठीक है, राकेश शर्मा जो है ये आपको 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। ठीक, अब देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले जो भारतीय मूल के प्रथम महिला कौन बनी थी, ये कल्पना चावला थी। देखिए कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी, तो इनका मृत्यु जो हो गया था 1 फरवरी 2003 को हुआ था अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन के दौरान। पूछेगा आपको किस मिशन के तहत हुआ था, तो कोलंबिया मिशन के तहत हो गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है। देखिए कोशिका में जो ऊर्जा का इकाई होता है उसको ATP कहा जाता है। ठीक, यानी कि इसी कारण से जो हम ATP को क्या कहते हैं, ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं। देखिए ATP आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए ATP का जो होता है निर्माण कोशिका के किस अंग में होता है, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो होती है कौन सी गैस उत्पन्न होती है, इसके लिए हम सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसका रिएक्शन क्या है, देखिए 6CO2 क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, इसमें आपको सनलाइट चाहिए और एक चीज है उपस्थिति चाहिए आपको क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की आपको उपस्थिति चाहिए। देखिए आपको क्या बनेगा, तो आपको ग्लूकोज बनाएगा, यानी C6H6 नीचे लिखते हैं, C6H12O6, उसका देखिए 6O2, उसके बाद H2O बनाएगा। ठीक है, H2O का कितना अणु, तो ये आपको H2O सॉरी 2 नहीं होगा, H2O का 2 अणु होगा। ठीक, ये जो आपको बनाया देखिए इस समय से आपको कौन सा गैस का उत्पादन हुआ, तो ये ऑक्सीजन गैस का उत्पाद हुआ, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था। ठीक ना, भारत जो है ये पोखरण में पहला नाभिक का परीक्षण जो है आपको 18 मई 1974 को किया था, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ये 18 मई 1974 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर हम ऑप्शन नंबर ए को सही मारेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो हुआ था पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण, इसका कोड क्या था, तो इस परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। कि भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो होती है इसका शॉर्ट फॉर्म है आपको NGT। ठीक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि जल में अघुलनशील पदार्थों की मिश्रण को भारी अघुलनशील घटकों को नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है। देखिए क्या कहे, जल में कोई अघुलनशील पदार्थ है, पदार्थ से एक मिश्रण है जो कि भारी अघुलनशील घटकों को नीचे की ओर बैठ जाना। देखिए जब आप देखे होंगे कुछ कचरा भरा पानी लाते हैं, जैसे नदी से पानी लाए, उसमें थोड़ा बालू रहता है, जब उसको आप थोड़ा देर रख देते हैं, मिक्सअप रहता है तो उसको थोड़ा देर आप रख देते हैं कहीं स्थिर, तो क्या होता है धीरे 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 क्या होता है बालू नीचे बैठ जाता है। तो यही तो आपको यहाँ बता रहा है कि बैठ जाना, ये क्या कहलाता है, ये आपको अवसादन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा है, निम्न में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्ष की प्रजाति है। यानी कि इस समय से कौन है जो कि आपको विश्व में सबसे लंबे वृक्ष की प्रजाति है। तो ये आपको रेड वुड है। ठीक, चूँकि रेड वुड चूँकि ऑप्शन नंबर ए सी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। ESS क्या है, तो एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। तो उपयोगकर्ताओं को उद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। कौन, तो ये ES का कार्य आपसे पूछ लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये उपयोगकर्ता जो है उसको उद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। तो ये ESS जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए ESS इसका फुल फॉर्म है आपको एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ठीक ना, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटोमोफिली परागन इनमें से किसकी मदद से होते हैं। कि एंटोमोफिली होते हैं। एंट क्या होता है, मतलब ये बात देखिए, एंटोमोफिली जो इंसेक्ट इसको कहते हैं, यानी कि कीट हो गया, यानी कि कीट का परागन जो होता है, कीट द्वारा जो परागन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो एंटोमोफिली कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कुछ परागन का साधन है, तो उस साधन को हम क्या कहते हैं। देखिए जब कीट से परागन होता है, चरण देख लिए थे, एंटोमोफिली होता है जब पक्षी कोई परागन करेगा तो उसे कहेंगे पक्षी परागन, यानी कि ऑर्निथोफिली कहते हैं। जब जानवर परागन करेगा तो उसे जंतु परागन यानी जूफिली कहते हैं। जब जल द्वारा परागन होगा तो उसे जल परागन यानी कि हाइड्रोफिली कहते हैं। जब वायु द्वारा परागन होगा तो उसे हम वायु परागन यानी कि एनीमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है। यानी कि प्रकृति में जो पाए जाएगी धातु यौगिक उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम खनिज कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए को मारिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि MPEG का फुल फॉर्म क्या है। देखिए MPEG इसका फुल फॉर्म होता है आपको मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यानी कि MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कुछ और है इस टाइप का शब्दावली, जैसे देखिए आप फोटो में देखे होंगे JPEG इसका फुल फॉर्म होता है आपको ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक, अब देखिए फोटो में ही PNG टाइप का फोटो होता है, इसको कहते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम थे। कि एक्सेल 2010 जो होती है उसकी एक सीट में 16,384 कॉलम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है, जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना होता है। तो ये क्या है, तो ये आपको है एस्ट्रोसेट है। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीव जो अधिक दूर से संबंधी है, यानी कि अधिक दूर से वो संबंधी है और उसके DNA में अधिक अंतर होंगे, और इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो कि इस विचार पर आधारित दृष्टिकोण जो होता है उसे कहा जाता है आपको आणविक जाति वृत्त कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हम ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी जो मेमोरी होता है उसकी सबसे बड़ी इकाई होता है योटाबाइट, ठीक ना। क्या होता है? योटाबाइट होता है, ठीक ना, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए एक योटाबाइट बराबर कितना होता है, तो 1024 जेटाबाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। यानी कि भारत द्वारा प्रक्षेपित है और ये विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको स्प्राइट्स नाम इसका है, ठीक ना। इसका नाम क्या है? तो स्प्राइट्स नाम है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंशगति नियम की खोज किसने किया था। देखिए वंशगति नियम जो होता है इसका खोज आपको ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ये वंशगति का नियम का जो खोज किए थे ये किस पौधे पर प्रक्षेपण किए थे, तो ये मटर पौधे पर। मटर में भी पूछेगा तो कौन सा मटर, तो उद्यमी मटर पर ये प्रक्षेपण किए थे। अगला प्रश्न है कि सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था। यानी कि सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट जो वाक्यांश है इसको गढ़ा था किसने, तो ये गढ़े थे आपको हर्बर्ट स्पेसर ने गढ़ा था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हर्बर्ट स्पेसर, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको कि संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होती है, जो अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि बाह्यतम कक्षा में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कोई है इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है ना। ये देखिए जो बाह्यतम कक्षा है 4, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो बच गया ये 2 इसको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है डैश, तो ये आपको परमाणु के बाहरी कक्षा में स्थित होता है। तो ये किस ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। अगला प्रश्न है कि वायुकोश का क्या कार्य। देखिए वायुकोश जिसे एल्वियोली कहते हैं, देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है। देखिए इसका मुख्य कार्य है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान, तो गैस का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए एक सतह प्रदान करना एल्वियोली का कार्य है, जिसे वायुकोश भी कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। यानी कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित यानी भारत में ही निर्मित युद्धपोत है, तो वो है आपको INS गोदावरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। कोई भी उपयोग करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बीच एक इंटरफेस हो जाएगा, तो ये क्या है, तो ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 10 हो गया, विंडो 7 हो गया, ओरेकल हो गया, ऐसे क्या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोरटोन एक क्या है। देखिए फोरटोन जो है ये आपको एक प्रकार का उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक ना। क्या है ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। इनकी वर्ल्ड वाइड वेब जिसका शॉर्ट फॉर्म है WWW, इसका जनक जो माना जाता है आपको, तो ये आपको सी बर्नस ली को माना जाता है। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है टी बर्नस ली, यानी कि टिमोथी जॉन बर्नस ली, जो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। देखिए जल के शुद्धिकरण के लिए इस समय से आपको फिटकिरी का यूज किया जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। भारत में जो बिजली उत्पादन होता है उसके लिए मुख्य स्रोत क्या है, तो ये आपको ताप विद्युत घर है, ठीक नहीं। ताप विद्युत जो होता है भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन होता है, तो ये ताप विद्युत से होता है, यानी कि थर्मल पावर से। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि बिहार में ही 2-3 को थर्मल पावर है, जैसे कि कांटी में है, कांटी मुजफ्फरपुर में है, पटना के बाढ़ में है, बेगूसराय के बरौनी में है, बेगूसराय के बरौनी में है। देखिए सिमरिया नदी पुल जो है यानी गंगा नदी
तो उसी के पास है। उसके बाद देखिए आपको भागलपुर में भी एक कहलगांव में, जिसे आपको ताप विद्युत घर ही जो आपको एनटीपीसी का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, यानी कि भारत का जो है आपको अधिसूचित बायोस्फीयर इस समय से कौन सा नहीं है। ये आपको नन्ना माला नहीं है। देखिए आपको नीलगिरी, ये भी आपको भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर है। तो नीलगिरी आपको कहाँ पर है, ये आपको तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ये फैला हुआ है। अब देखिए अगला कौन है आपको बी नंबर में, अगस्त्या मलाई जो है ये आपको किस राज्य में है, तो ये आपको तमिलनाडु में। एक है आपको पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा भारत के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो ये आपको नल्ला माला है, जो कि उस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बाकी बात तो है ये है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। यानी कि एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या करेंगे कि एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु को दो अलग अलग तस्वीर है, उसको हमको एक साथ देखना है, तो हम एक यंत्र है उसका प्रयोग करेंगे। तो यंत्र का नाम है आपको स्टीरियोस्कोप, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया था। देखिए इस उपग्रह का क्या नाम था, तो ये उस उपग्रह का नाम था आपको संचार। ये किस प्रकार का उपग्रह था, ये आपको संचार उपग्रह था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, इस समय से कौन सा कानून। ये आपको देखिए बंदरगाह कानून संशोधन है 1997, ये 1997 ये आपको जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। देखिए बाद में देखिए सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 ये भी आपको सुरक्षा से है। उसके बाद देखिए जल उपकर यानी कि अधिनियम 1977 ये भी है। वन संरक्षण ये 1980 वाला ये भी है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया है। क्या किया गया है, तो कृत्रिम पत्ता। तो ये कौन सा संगठन है, देखिए ये संगठन का नाम है आपको CSIR, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना। देखिए हंसाने वाली गैस जो होती है, जिसे हास्य गैस भी कहते हैं, तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसका फार्मूला होता है आपको Na2O होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है Na2O, जिसको हम क्या कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। हंसाने वाली गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको आप निश्चेतक के रूप में निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को मज़ा आया होगा सारा प्रश्न करने में। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर सुधार कर सकें। और पूरे वीडियो का फीडबैक भी आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।